Do you know the most stupidest place where students make mistake in CA inter audit paper? That is not your MCQ, no. वहां पे तो फिर भी तुम लोग थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर ही लेते हो, ठीक है, थोड़े बहुत केस स्टडी बेस्ड MCQ में गलती करते हो, बट वो हम बाद में देखेंगे. The stupidest place is your true and false. यार समझो यार 14 मार्क्स का ट्रू एंड फॉल्स आता है, एंड मैंने जितने स्टूडेंट्स के पेपर देखे हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स के 8 से लेके 10 मार्क आते हैं. मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स के जिन्होंने पढ़ाई करी है, ढंग से देखा भी है, मेहनत भी करी है, काफी सारे स्टूडेंट्स के देखे हुए मैंने 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, कुछ कुछ के 2 मार्क्स. अरे आउट ऑफ 14 मार्क्स जिसमें खाली तुम्हें करेक्ट इनकरेक्ट करना है, उसमें तुम्हें 4 मार्क्स आ रहे, 6 मार्क्स आ रहे. अरे यहां पे तो स्कोरिंग वाला एरिया है और वहां तुम्हें इतने कम मार्क्स आ रहे, क्यों? व्हाट आर द मेन 2 रीजंस? पहले 2 रीजन. सबसे पहला रीजन, तुम लोगों को ऐसा लगता है, चलो लेट मी शो दिस टू यू. पहली गलती तुम लोगों को क्या लगती है कि सर करेक्ट इनकरेक्ट होता है, इसमें हमें खाली पहले या तो लिखना है करेक्ट या फिर लिखना है इनकरेक्ट. 2 मार्क के होते हैं विथ रीजन, 2 मार्क्स का होता है. सो 1 मार्क करेक्ट या इनकरेक्ट लिखने का होता है और 1 मार्क रीजन लिखने का होता है, ठीक है. ऐसा तुम्हें लगता है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. मैंने कितने ही सारे पेपर देखे हुए जिसके अंदर इवन दो स्टूडेंट ने करेक्ट या इनकरेक्ट का पोर्शन भी सही लिख दिया ना, तो भी एग्जामिनर ने 1 मार्क नहीं दिया है. एग्जामिनर वांट्स करेक्ट के साथ तुम्हें रीजन सही लिखना है, तभी जाके तुम्हें परफेक्ट मिलेगा मार्क्स, 2 मार्क मिलेंगे. अच्छा, इसमें भी सुनना ध्यान से, सबसे पहला करेक्ट या इनकरेक्ट सही लिखना है, वो तो है ही है. इसके बाद रीजन भी एकदम परफेक्ट लिखेंगे ना, तब जाके 2 मार्क मिलेंगे. सर 1 मार्क कब मिलता है बताता हूं. करेक्ट इनकरेक्ट तो सही लिखना ही है, पर रीजन थोड़ा बहुत इधर उधर हो, ज्यादा करेक्ट ना हो, कंप्लीट ना हो ना, तब जाके अच्छा रीजन लिखना जरूरी है. सिर्फ करेक्ट और इनकरेक्ट लिख के तुम्हें लगता है अगर मेरे को 1 मार्क मिल जाएंगे आउट ऑफ 2 मार्क्स, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ऐसा नहीं है, और बहुत सी बार मार्क्स कटे हैं बच्चों के. तो ये मिसकंसेप्शन में मत रहो कि मुझे रीजन नहीं लिखना पड़ेगा, या रीजन नहीं लिखूंगा तो भी मेरे को 7 मार्क तो मिल जाएंगे 14 में से, अगर सिर्फ करेक्ट इनकरेक्ट लिख दिया तो. वो भी गलत बात है, ठीक है. रीजन तुम्हें कंपलसरी लिखना पड़ेगा. थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो 1 मार्क होगा, अगर एकदम अच्छा रीजन हुआ, प्रॉपर रीजन हुआ, तो तुम्हारा 2 मार्क पक्के हैं, ठीक है. अच्छा सर लेंथ कितनी होनी चाहिए? यार लेंथ जो होती है ना, वो मैटर इतनी नहीं करती है. 2 मार्क का रीजन है, रीजन जितने लेंथ का हुआ, मैं तो बोल रहा हूं 2 लाइन का हुआ ना, 1 लाइन का हुआ ना रीजन, तो भी वो 2 मार्क पूरे मिल जाएंगे. 2 लाइन का हुआ या ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन का होगा, उससे ज्यादा का रीजन वैसे भी नहीं होता. वो ट्रू एंड फॉल्स इतना सा एक पर्टिकुलर टॉपिक है, कहानी आजू बाजू की नहीं लिखनी, सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक जो पूछा है उसी से रिगार्डिंग अपने को आंसर लिखना है. अच्छा अब स्टूडेंट्स पूछते हैं सर इनकरेक्ट है तो फिर ठीक है, वो तो हम लिख देते कि भाई करेक्ट आंसर क्या है, वही हम रीजन में लिख देते. इनकरेक्ट अगर हुआ तो हम यही लिख देते कि करेक्ट आंसर क्या है वो. पर करेक्ट आंसर में क्या लिखे? जब भी करेक्ट आंसर है, लेट्स फॉर एग्जांपल कोई स्टेटमेंट देके रखा है, हाँ, से फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट इज गिवन दैट द एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय ऑडिटर टू क्लाइंट. ठीक है, मान लो ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है और तुमने बोल दिया हाँ भाई करेक्ट एकदम, एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय ऑडिटर टू द क्लाइंट, करेक्ट आंसर है. अच्छा करेक्ट आंसर तो आएगा, ये तो लिखोगे. रीजन में क्या लिखोगे? रीजन में जो लिखा हुआ है ना कि हाँ यस एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय ऑडिटर टू द क्लाइंट फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन इन द एंगेजमेंट लेटर. यानी मैंने क्या किया, जो यहां पे लिखा था वही लिखा, एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय ऑडिटर टू द क्लाइंट, फिर आगे मैंने एक लाइन ऐड कर दी कि वो क्यों भेजता है, एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर क्लाइंट को क्यों भेजता है, ताकि क्लाइंट क्या करे, उसके ऊपर साइन करे, एक्नॉलेजमेंट करे कि हाँ वी अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिगार्ड्स टू दिस ऑडिट. ऐसा कुछ लिखो, समझे? तो यू जस्ट हैव टू गिव वन एडिशनल पॉइंट जिससे तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और सामने वाले को भी लगेगा बोले हाँ इसको नॉलेज तो है. करेक्ट आंसर से द एग्जामिनर इज ओनली ट्राइंग टू डिटरमाइन योर नॉलेज. ओके चलो अब आ जाओ यहां पे. मैंने यहां पे ओपन करके रखा हुआ है, सुनना ध्यान से. मैंने यहां पे एग्जामिनर के कमेंट्स ओपन करके रखे हुए, दैट इज विथ रिगार्ड्स टू 4 अटेम्प्ट्स, नवंबर 22, मई 22, दिसंबर 21 एंड जुलाई 21. ये एग्जामिनर के कमेंट्स है. व्हाट इज एग्जामिनर कमेंट्स? आईसीआई हमेशा एग्जाम के बाद है ना समरी ऑफ एग्जामिनर्स कमेंट्स रिलीज करता है, जहां पे वो एग्जामिनर लिखता है कि यार बच्चों ने ज्यादातर क्या गलती करी है.
अब मैं उसके हर एक के ट्रू एंड फॉल्स बताता हूं तुम्हें। देखो, देखना तुम कि मेजॉरिटी एग्जामिनीज जो होते हैं वो यहां पे गलती करते ही है। मेजॉरिटी एग्जामिनीज ट्रू एंड फॉल्स के अंदर गलती करेंगे। देखना यहां पे सारे कमेंट्स देख तुम। सबसे पहले वाले में भी देखो, ये नवंबर 2022 का पेपर है, पहले वाले में भी लिख दिया, सबसे पहले वाले में भी लिख दिया, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर्स रोट अबाउट रिडक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट व्हिच वाज नॉट रिक्वायर्ड। जो नहीं चाहिए था वो लिख दिया तुमने, बट ओनली फ्यू मैनेज टू राइट अबाउट इनहेरेंट लिमिटेशंस एंड देयर एग्जांपल। Many examiners did not write about the possibility of human errors or mistake. क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन क्या था वो छोड़ो, खाली पढ़ो कि ज्यादातर बच्चों ने क्या करी, गलती करी। और गलती क्या करी कि जो लिखना था वो नहीं लिखा और उसके अलावा कुछ और लिख के आ गए। सेकेंड वाला भी देख लो, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर्स वर नॉट अवेयर अबाउट द कंसेप्ट। अरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, एएस का क्वेश्चन था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। जो एक क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में बोलो या डिस्क्रिप्टिव में बोलो, एक क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आता है, वो भी नहीं लिखा। अच्छा देख लो तुम, 1 to A B C D E F G H में देख लो, हर एक के अंदर एग्जामिनी ने बोला हुआ है कि ज्यादातर बच्चे जो है वो नहीं लिख के आ पाए हैं, आंसर नहीं लिख के आ पाए, ट्रू एंड फॉल्स नहीं लिख के आ पाए। मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनीज करेक्टली रिफर्ड टू रिक्वेस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी बट डिड नॉट मेंशन अबाउट अदर ऑडिट प्रोसीजर अप्रोप्रिएट इन दिस सर्कमस्टेंसेस। कंप्लीट नहीं लिखा तुमने, यहां पे तुमने ये तो लिख दिया कि हाँ भाई ठीक है, रिक्वेस्ट कंफर्मेशन जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव, वॉट एवर इट इज, बट दूसरा कुछ नहीं लिखा। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ ऑडिटर इन इन्वेंटरी काउंटिंग प्रोसेस में मेनी एग्जामिनर्स, अगर तुम्हें याद हो ऐसे 501 वाले कोई क्वेश्चन होगा, मेनी एग्जामिनर्स कुड नॉट रिकॉग्नाइज ऑडिट प्रोसीजर एज ऑब्जर्वेशन। इतना बेसिक कंसेप्ट वो भी नहीं आया ज्यादातर एग्जामिनर्स को। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग इज अप्रोप्रिएट इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, बोलता है मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर्स सेड इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू यूज इन ऑल सर्कमस्टेंसेस बट डिड नॉट मेंशन अबाउट यूज ऑफ अनदर अप्रोच। ठीक है, डिस्क्लोजर पेंडिंग, फ्यू एग्जामिनीज अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, ये ज्यादातर अटेम्प्ट किया ही नहीं था। और रिपोर्टिंग वाले में बोल दिया कि मेनी एग्जामिनीज मेंशन दैट ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट विद इन 2 days, बट बाकी कुछ नहीं लिखा, डिड नॉट एक्सप्लेन, मतलब कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये नवंबर 22 का पेपर, यहां पे देखो। हाँ, अब देखना, जहां पे ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर्स डिड नॉट राइट अबाउट लिखा हो ना, वहां पे ज्यादातर सबने क्या करी, गलती करी है। ठीक है, फॉल्स देखो, यहां पे भी ट्रू एंड फॉल्स में, हाँ सबसे पहले वाले में क्या दे दिया, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर डिड नॉट राइट अबाउट नीड फॉर बोथ जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। ठीक है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर डिड नॉट राइट अबाउट, सम ऑफ द एग्जामिनर्स वर नॉट अवेयर अबाउट 60 days टाइम लिमिट। ठीक है, ये तो सम ऑफ भी में लिखा हुआ है, चलो 60 days का टाइम लिमिट यार, असेंबलिंग ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सबको पता ही होता है वैसे तो। ठीक है, अच्छा, पार्टनर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट वाले में मेनी ऑफ द एग्जामिनर्स फेल टू मेंशन ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ऑल्सो सम एग्जामिनर्स वर नॉट अवेयर अबाउट द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फर्म ओनली। एनालिटिकल प्रोसीजर में भी लिख दिया, अच्छा नहीं, एनालिटिकल प्रोसीजर में तो चलो ठीक है, सही लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर न्यू दैट द स्टेटमेंट वाज करेक्ट बट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर द सेम, मार्क्स काट देता है वो इसके अंदर। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न, हाँ 5% वाला नहीं लिखते हो, 5% से ज्यादा वाला है नहीं लिखा। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर्स आंसर ओनली 1 part ऑफ द क्वेश्चन, आधा अधूरा लिख दिया, समझे, तो ये गलती हो जाती है। अच्छा, लेट्स हैव अ लुक, और भी देखते, और भी पेपर देखते, ये वाला ओपन करता हूं भाई, ये देखो, अभी ये देखो तुम, ये May 22 का पेपर है यार। मीनिंग ऑफ परवेसिव में लिखते हैं मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर डिड नॉट नो द नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ परवेसिव। क्या बात कर रहे हो यार, परवेसिव का नहीं पता तुम्हें? बेसिक कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस में भी आपने इतनी बार कर चुके, ये सब नहीं करा, कितनी गलतियां। इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स, कंट्रोल डेफिशिएंसीज, मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनर डिड नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ओनली। Inappropriate management internal controls में examiners did not explain with examples of how controls can be circumvented. ठीक है, ऑडिट प्लान में तो चलो फिर भी सही लिखा हुआ है। डिस्क्लोजर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर डिड नॉट अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कुड नॉट एक्सप्लेन द करेक्ट प्रोविजन ओनली, ध्यान से पढ़ा ही नहीं तुमने। मटीरियलिटी वाले में मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर्स, चलो ये तो करेक्टली कर दिया। अभी एक और बताता हूं मैं तुम्हें, जुलाई 21 का देखो, जुलाई 21 में देखो भी, करेक्ट इनकरेक्ट में। अपॉइंटमेंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कंपनी जैसा ही सेम है, उसमें मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर वर नॉट अवेयर ऑफ द प्रोविजन इन रिलेशन टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अरे सेम कंपनी जैसा यार। इन जनरल मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर्स रोट द डेफिनेशन ऑफ असर्शंस करेक्टली। ठीक है, चलो असर्शन का तो डेफिनेशन फिर भी करेक्टली लिखा था, नेम्स नहीं लिखे तुमने, बराबर असर्शन की, यानी चैप्टर नंबर 9 का स्टार्टिंग ही नहीं पढ़ा तुमने। Many examiners did not write the difference between advocacy threat and intimidation threat. कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है, देखो यहां पे लिख दिया साफ, उसने खुद ने अक्षर लिख दिया कि कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है। सर्टिफाइड सैंपलिंग, अनेबल टू आंसर द वेल,
मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर, मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनर, मतलब ज्यादातर बच्चों ने क्या करी, गलतियां करी इसमें। ये देख लो गलतियां क्या करी है, तुम्हें सब दिखता है यहां पे, समझे। वॉट इज द मेजर रीजन सर, वॉट इज द मेजर रीजन? पहला मैंने ये कह दिया, तुम लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि करेक्ट इनकरेक्ट लिख दिया, रीजन नहीं लिखेंगे तो 1 मार्क मिल जाएंगे, वो गलत बात है। दूसरा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यू लैक कंसेप्चुअल नॉलेज। ट्रू एंड फॉल्स के लिए मैं बोल रहा हूं तुम्हें अलग से, मैं तो बोलता हूं प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कंसेप्चुअल नॉलेज है तो तुम आराम से ट्रू एंड फॉल्स लिख पाओगे और पूरे के पूरे 14 मार्क्स लेके आ सकते हो। बट वही बात है, कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं ली तुमने, तुम उसी में रह गए कि नहीं सर रट्टा मारेंगे रट्टा मारेंगे रट्टा मारेंगे। अरे भाई कंसेप्ट ही नहीं समझा तुमने। मैं एक बात बता रहा हूं, डू समथिंग। तुम्हें लगता है तुमसे मॉड्यूल से नहीं हो रहा, बार बार कंसेप्ट नहीं पढ़ा जा रहा, टेक अ रिवीजन बुक, है ना, परफेक्ट रिवीजन बुक ले लो, ग्रूमिंग वाली परफेक्ट रिवीजन बुक ले लो, 80-90 पेजेस वाली है, तुम उसको पढ़ लो बहुत बार, कम से कम कुछ नहीं तो कंसेप्ट तो क्लियर होंगे। You will be able to write the direct answers, you will be able to write the MCQs, you will be able to write the true and false at least। अगर नहीं पढ़ा जा रहा मॉड्यूल पूरी तरह से, तो पूरी तरह से अगर मॉड्यूल नहीं पढ़ा जा रहा तो प्लीज रिवीजन बुक ले लो, उस रिवीजन बुक को मल्टीपल टाइम स्टडी कर लो, कंसेप्ट तो अपने आप क्लियर होंगे, हेड पॉइंट्स तो सारे पता चलेंगे, अंदर का कंटेंट तो पता चलेगा, जो मेजर जिसकी वजह से जिसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारा कवर हो जाएगा उसके अंदर। But please focus upon conceptual knowledge. So I hope कि तुम लोग इससे कुछ सीखे होंगे एंड ट्रू एंड फॉल्स में आगे से तुम ये गलती नहीं करोगे। थैंक यू।